हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवर्धन राय और आप सभी का स्वागत है नमो एबीसी एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तैयारी के लिए आए हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी के लिए और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। अब उनमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती, तो आज हिस्ट्री के हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि देखने में लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है, बट जब तक आपको उसकी बहुत डेप्थ में समझ नहीं होगी तो आप वहां से प्री के क्वेश्चंस भी नहीं पकड़ पाएंगे और मेंस में भी उतना एनालिटिकल अगर कभी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो राइट, आज जो टॉपिक है हमारा है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी का असहयोग आंदोलन यदि हम देखते हैं तो राइट फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे वहां पर कि आखिर ये असहयोग आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस या परिस्थितियां क्रिएट हो गई थी जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, यहां हम बात करेंगे उस परिस्थिति की कि कब, क्यों, कैसे हुआ और इस आंदोलन को हम अन्य भारत में चलने वाले दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन से हम कैसे अलग करते, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती कई सारे आंदोलन चलते रहे कांग्रेस की स्थापना के बाद से और उसकी स्थापना के पहले से, लेकिन उनमें और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि यहां से एक गांधीयन एरा स्टार्ट होता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक वो मुकाम हासिल करते हैं हम यहां से चलते हुए आगे, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का टारगेट था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए ब्रिटिश शासन से। उसकी शुरुआत वास्तविक तौर पर आप यहां देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, राइट, तो फ्रेंड्स यहां हम पहुंच जाएंगे। जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी कभी कोई भी कहीं भी किसी भी तरह के आंदोलन को आप पढ़ते हैं, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी कब स्टार्ट हुआ, कोई भी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे कि आखिर ये आंदोलन जो स्टार्ट होता है तो वो आंदोलन कब स्टार्ट होगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये आंदोलन कब स्टार्ट होता है, तो हम इसे मोटा मोटी देख लेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये होता है 1920 में। अब अगर स्पेसिफिक कभी पूछा जाता है कि कब, तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि 1 अगस्त 1992। अगर यहाँ एक प्रश्न ये आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, तो वहां आप बताएंगे नागपुर अधिवेशन में। और अगर प्रश्न ये आ जाता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वहां आप बताएंगे लाला लाजपत राय, राइट। इन्हें याद रखिएगा, जैसे हम लाल बाल पाल याद रखते तो यहां पर LLR लाला लाजपत राय याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर जब आप इसे देखते हैं तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स आपके सामने बहुत सारे आते हैं, तो आप वहां उन्हें कैसे याद करेंगे, आपके सामने ये समस्या आती है। तो मैं आपको यहाँ एक बता देता हूँ तरीका कि आप किसी भी मूवमेंट को अगर आप स्टार्ट करते हैं कहीं भी, तो आप यही तरीका अपनाएं कि वो कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, और अगर उसका कोई स्पेसिफिक डेट है तो आप वो मेंशन करें। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। वो ट्रिक कैसे, तो डेली हम आपको ये चीजें सिखाते रहेंगे, राइट फ्रेंड्स। अब आता है सवाल कहाँ, तो वो हो जाता है कहाँ, नागपुर। नागपुर वर्तमान का जो महाराष्ट्र, तो नागपुर में वो स्टार्ट होता। लेकिन क्या ये सिर्फ नागपुर तक सीमित रहा, क्या सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहा? नहीं, इसका एरिया था, हम देखेंगे कि पूरा का पूरा इंडिया, राइट। अब मैं यहाँ ऐसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि उस वक्त ये देखिए, अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, और यहाँ हम बात करेंगे तो बांग्लादेश भी इसका पार्ट यहाँ पर। तो इस तरह का पूरा भारत उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिश भारत था वो, तो वो पूरा का पूरा अफगानिस्तान की सीमा से लेकर के म्यांमार की सीमा तक। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1920 की, तो 1935 1935 में म्यांमार अलग होता है भारत से। तब तक तो म्यांमार भी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन हम म्यांमार तक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बंगाल से लेकर के यहाँ पंजाब तक और कश्मीर से लेकर के केरला तक। तो ये पूरा का पूरा, जब आपके सामने प्रश्न आता है कि आखिर ये कहां तक चला, तो ये कहां तक चला, प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है देना, कि आप कहेंगे पूरे भारत में इसका प्रभाव था, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आखिर इसके रीजन क्या थे।
क्या कारण थे। तो यहाँ पर देखिए हम आप बात करेंगे कि इसके कुछ जो रीजन थे, तो उसमें तो कुछ टेम्परेरी रीजन हमें दिखेंगे, हाँ कुछ तात्कालिक कारण है और कुछ है दीर्घकालिक कारण। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि वो तात्कालिक कारण क्या है, तो देखिए उस वक्त क्या ऐसी घटनाएं चल रही थी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर उस वक्त रॉलेट एक्ट एक तो ये रीजन है। और रॉलेट एक्ट के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर यहां हो जाता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है, एक बड़ा नरसंहार है जनरल डायर के नेतृत्व में जो हुआ था, वो हो जाता। देन इसके अलावा और क्या होता है, यहां पर फिर लगा दिया जाता है मार्शल लॉ। राइट फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसे रीजन है यहां पर जो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और भी ऐसे कारण अगर आपको दिखते हैं फ्रेंड्स, तो हम यहां पर कहेंगे कि हाँ उस वक्त हमें यहां पर कुछ ऐसे कारण दिखेंगे। एक था सर्जेंट गांधी। अब आप कहेंगे एक था सर्जेंट गांधी, यस। ये कौन था, देखिए सर्जेंट गांधी। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हो सकता है जिन्होंने बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ाई की वो समझ जाएंगे ये मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां सर्जेंट की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि इन्हें सर्जेंट गांधी क्यों कहा गया, वाई, आखिर गांधी जी को सर्जेंट गांधी क्यों कहा जा रहा है, तो उसके पीछे यहां पर वो क्या रीजन है। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो चला वो चलता है 1914 से लेकर के 1919 तक। इस दौरान भारत में ब्रिटिशों का राज है और ब्रिटिशर्स के साथ गांधी जी बिता चुके हैं साउथ अफ्रीका में अपना एक समय, जहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस गांधी जी को मिला था। ऐसे में जब वो भारत आते हैं तो गांधी जी की सहानुभूति अंग्रेजों के साथ भी है और वो देखते हैं कि अगर विश्व युद्ध में अंग्रेज संलग्न है तो उन्हें किसी भी तरीके से तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। ऐसे में गांधी जगह जगह घूम घूम कर सेना में भर्ती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो वहां पर उन्हें क्या कहा जाता है, सर्जेंट गांधी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आता है सर्जेंट गांधी तो कैसे लिखना है, आपको पता रहेगा राइट, किस पे टिक करना। और यदि एमपीपीएससी में अगर पूछा जाता है 1 मार्क में या 3 मार्क्स में, तो आप वहां पर भी सर्जेंट गांधी बता सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम देखते हैं फिर। और तो यहां पर आपने देखा कि इसके तात्कालिक ऐसे कौन से कारण थे जिनका कि हम असर देखते हैं। और अब हम राइट, तो ये बहुत बड़ी बात है, हम देखेंगे ऐसे कौन से रीजन हैं जिन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी भारत में असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने का सबसे बड़ा अगर हम देखें कि कारण क्या है, तो राइट फ्रेंड्स उसे हम देखेंगे। और आप जस्ट, तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के दीर्घकालिक कारण क्या है हम उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे। देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भारत की सहभागिता हुई ब्रिटेन की तरफ से, और ब्रिटेन ने बहुत सारे आश्वासन दिए भारतीयों को कि वो भारतीयों अगर उन्हें सहयोग करते हैं तो यहां पर भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर वो कभी भी हम देखते हैं कि जो भारत के लोगों के साथ जो वादा किया गया वो पूरे नहीं किए जाते। और इसके कौन से प्रभाव पड़ते हैं, वर्ल्ड वॉर के प्रभाव पड़ते हैं महंगाई। जस्ट फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है महंगाई। अब यहां पे जब हम देखते हैं महंगाई है, तो महंगाई के साथ साथ उस वक्त और क्या समस्या आएंगी, विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या भारत में आ जाती है। तो राइट, बेरोजगारी। देन इसके अलावा और भुखमरी की स्थिति, भारत में अकाल पड़ रहे हैं क्योंकि अनाज की स्कर्सिटी यहां पर हो गई है। इन परिस्थितियों में भारतीयों के अंदर असंतोष लगातार पनपता चला जा रहा है। देन अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, और फिर 1919 के अधिनियम एक्ट, 1919 के अधिनियम में जो वादे किए गए थे
कि इस प्रकार से बनाया जाएगा, तो भारतीय उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। देन इसके अलावा यहां पर उस वक्त चल रहा था होम रूल। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी भारत में, कि भारतीय लोगों के बीच में वे कह रहे थे कि स्वराज कैसे स्थापना होगा, होम रूल हमें कैसे प्राप्त होगा। तो भारतीयों को उसने जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। देन इसके अलावा एक और बड़ा कारण आता है, वो आता है क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हम देखें तो अंग्रेजों ने खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम तुर्की के साथ वादा किया था कि वो खिलाफत को कायम रखेंगे और खलीफा के राज को समाप्त नहीं करेंगे, उसे विभाजित नहीं करेंगे। लेकिन खिलाफत के राज को भी यहां पर समाप्त कर दिया जाता है, राइट। खिलाफत, अब आप कहेंगे कि खिलाफत का मुद्दा तो टर्की से रिलेटेड है, लेकिन भारतीय मुसलमान भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। और गांधी जब देखते हैं कि खिलाफत के मुद्दे पर भारतीय मुसलमान अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, तो वो इसे एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसे उचित समय समझते हैं और स्टार्ट कर देते वो असहयोग आंदोलन की रूपरेखा बनाना। और उन्हें लगता है कि वो सारी परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, तो गांधी जी यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को सलाह देते हैं कि हमें इस वक्त एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहिए जिससे कि भारत में अंग्रेज मजबूर हो जाए भारतीयों को स्वराज देने के लिए। इसी रणनीति पर चलते हुए गांधी जी ने अपने आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर लेकिन गांधी जी की राह इतनी आसान नहीं थी। असहयोग आंदोलन में हम देखेंगे कि नेतृत्व के स्तर पर भी यहाँ पर गांधी जी का विरोध किया जाता है। जहां एक पक्ष गांधी की रणनीति से सहमत था, तो वहीं पर दूसरा पक्ष गांधी की रणनीति से असहमत भी था। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखिए दीर्घकालिक कारण, और अब हमारे पास हमें देखना है कि आखिर नेतृत्व के स्तर पर क्या विरोध था राष्ट्रीय आंदोलन में। तो हम देखते हैं कि आखिर नेतृत्व के स्तर पर किस तरह का विरोध हमें यहां देखने को मिलता है, राइट फ्रेंड्स। तो यहां हम देखें, एक तो है पक्ष और एक है विपक्ष। तो यहां पर दोनों ही, एक पक्ष और एक विपक्ष। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी पक्ष और विपक्ष थे। यस, हर आंदोलन में एक फेवर करेगा तो एक डिसफेवर में रहेगा, एक अगेंस्ट रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारी थे जो कि असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। तो वो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो है एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देन इसके अलावा यहां पर मदन मोहन मालवीय, शंकर नायर, जिन्ना, बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। और ये सारे के सारे लीडर्स यहां पर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चलाने के पक्ष में नहीं थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये सारे के सारे जो लीडर हैं, एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन कर रही है, वो चला रहे हैं। जिन्ना मुस्लिम लीग के समर्थक हैं। शंकर नायर, मदन मोहन मालवीय और एस.एन. बनर्जी ये किसी भी तरह के सक्रिय विरोध या सक्रिय बहिष्कार के विरोध में थे, और ये अंग्रेजों के समर्थक पक्ष था ये राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। और ये हम इसे बोल सकते हैं पुरानी पीढ़ी के थे ये नेता, जो कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को नहीं चाहते थे कि उनको किसी तरह से परेशान किया जाए। लेकिन वही एक दूसरा धड़ा था जिसमें कि हम अगर देखेंगे कि यहां पर है अली बंधु है। देन इसके अलावा यहां पर एम.एल. नेहरू, मोतीलाल नेहरू हैं, और हैं गांधी जी, और हैं महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, यहां पर मदन मोहन मालवीय के एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे लाला लाजपत राय, और एक और नाम यहां छूट रहा है जिसे हम कहेंगे विपिन चंद्र पॉल। विपिन चंद्र लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी, तो विपिन चंद्र यहां पर विपक्ष में है। कुछ समय तक लाला लाजपत राय भी विपक्ष में है, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं
कि लाला लाजपत राय जो हैं, लाला लाजपत राय अगस्त में नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब वो अध्यक्षता करते हैं तो वो असहयोग आंदोलन को अनुमति दे देते कि यस, इसको चलाया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष हमें इस आंदोलन में दो दिखते हैं। यहाँ पे लगातार फिल्म्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने की असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, और वो कौन है जो पहले विरोध में थे और बाद में चल के उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, यहाँ तक कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और वो समर्थक थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप असहयोग आंदोलन या गांधी की रणनीति से संबंधित कोई भी आंदोलन करेंगे तो वहां प्रश्न पूछे जाते कि क्या गांधी ने एक वैक्यूम को भरा, क्या गांधी ने अपने कार्यक्रम से एक नए विकल्प को जन्म दिया। तो यस, जब भी हम इन कार्यक्रमों को देखेंगे तो यहां पर उसका उत्तर हाँ में होगा। कैसे? देखिए, अगर हम देखें तो तिलक के द्वारा जो महाराष्ट्र में जो मूवमेंट चलाया गया, उसके बाद वहां कई सारी अलग अलग क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे, जो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, इन पूरे इलाकों में वो सक्रिय थे। ऐसे में अगर राष्ट्रीय आंदोलन को लंबा बनाना है, सक्रिय बनाना है और अंग्रेजों जैसी बड़ी ताकत के साथ लड़ना है, तो गांधी को यहां लगता था कि युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना होगा और उन्हें जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनकी तरफ जाने से रोकना होगा, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों को चला करके भारत उस वक्त इतना सक्षम नहीं था, भारत का क्रांतिकारी आंदोलन, कि वो भारत को आजाद करा पाता, स्वतंत्र करा पाता। छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी जा सकती थी, उन्हें जीता जा सकता था, लेकिन पूरे भारत को जीतना उस वक्त मुश्किल था, अंग्रेजों को यहां से भगाना मुश्किल था। तो गांधी जी ने यहाँ पर अपने कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी चीज रखी वो रखते हैं वे कि यहां पर जो भी कार्यक्रम चलाया जाएगा वो होगा अहिंसक। अहिंसक, ये जो गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन स्टार्ट किया, अब इससे उन्होंने कितने सारे अलग अलग वर्गों को जोड़ा। उन्होंने यहां पर जोड़ा छात्रों को, छात्र वर्ग आ गया। इसके अलावा महिला, इसके अलावा यहां पे हम देखेंगे कि जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग वर्ग को भी जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन अहिंसक है, यहां ना तो पत्थर चलेगा, ना लाठी चलेगी, ना गोली चलेगी। ऐसे में गांधी ने एक ऐसा अचूक मंत्र दिया अहिंसा का, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। तो ये पहली बार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हम देखते हैं कि अलग अलग जो धुरी पे चलने वाले लोग हैं वो अहिंसक आंदोलन में आकर के शामिल हो जाते हैं। तो गांधी की यहाँ जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही कमाल की रही। देन इसके अलावा यहां हम देखेंगे, उन्होंने कहा कि हम यहां पे कहेंगे इसका सक्रिय विरोध। अब यहां सवाल आता है किस तरह का सक्रिय विरोध। तो सक्रिय विरोध का यहां तात्पर्य है कि सरकार को असहयोग, शासकीय सेवाओं में जाना बंद, सरकारी विद्यालयों में जाना बंद, कॉलेज में जाना बंद, सरकारी न्यायालय का, ब्रिटिश न्यायालय का बहिष्कार, यहां तक कि करों को भी उन्होंने कहा कि कर भी नहीं चुकाए जाएंगे। तो वो सारे के सारे स्ट्रैटेजी यहां पर हम देखते हैं कि वे अपनाएंगे। देखिए, इसको हम बिंदुवार देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें की गई। तो अहिंसक, हम देखें इसके कार्यक्रम में होगा, सबसे पहले अहिंसक आंदोलन है। देन इसके अलावा सरकारी उपाधियों व पदों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों पदों का बहिष्कार, न्यायालय का बहिष्कार। देन इसके अलावा शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार और विदेशी
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उनकी बड़े पैमाने पर होली जलाई जाती है, ये सारे किए गए। इसके अलावा यहां पर तिलक फंड, इसके अलावा यहां पे चरखे का वितरण, चरखा का वितरण किया जाता है जिससे कि लोग खादी खुद बनाएं और अपने लिए कपड़े तैयार करें, विदेशी कपड़ों की आवश्यकता कम से कम रहे। तो ये सारे के सारे उन्होंने कार्यक्रम रखे जो कि जनता से जुड़े हुए थे और पूरी तरह से आंदोलन अहिंसक था। तो इसलिए गांधी ने इस मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट करने की जो अपनी रणनीति बनाई थी, वो हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से सफल होती है। फ्रेंड्स, अब यहां पे एक सवाल आता है कि आखिर फ्रेंड्स, हमने देखा कि इसके कार्यक्रम क्या है। अब हम इसके स्वरूप देखते हैं कि आखिर ये इन स्वरूपों में चलाया गया। तो हमने जहां देखा कि पहली बार सीधी कार्रवाई की गई कि सरकार के साथ सीधा असहयोग, दूसरा इस आंदोलन को अहिंसक रूप से चलाया जाता है, तीसरी बात आती है व्यापक वर्गों की भागीदारी। अब आखिर व्यापक वर्ग कैसे आते हैं, क्योंकि अगर आंदोलन अहिंसक है तो इसमें हम छात्रों की भागीदारी देखेंगे, महिलाओं की भागीदारी देखेंगे, यहां तक कि हम बुजुर्गों की भागीदारी देखेंगे। और एक बड़ी कमाल की चीज आप इसमें देखेंगे, जब ये आंदोलन चलता है तो इस पूरे आंदोलन के दौरान लगभग लगभग 30,000 लोगों को, लगभग 30,000 लोगों को जेल हो जाती है। अब देखिए, अब ये जब जेल में जाते हैं और जब ये जेल से बाहर आते हैं, जेल में जाएंगे, जेल से फिर बाहर आएंगे, और जब बाहर आएंगे तो इनका स्वागत होगा, स्वागत होगा। और स्वागत कैसे होगा, एक नायक के रूप में स्वागत होगा। गांधी ने बना दिया कि आप जेल जा रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां होती है एक अहिंसक आंदोलन में, 30,000 लोगों को जेल भेजा जाता है और जेल जाने में बड़े खुश होकर के जाते हैं। और आगे के आंदोलन में आप देखेंगे जेल भरो आंदोलन चल जाते हैं। और जेल से, क्योंकि जब स्वागत होता है नायक की तरह उसको मालाएं पहनाई जाती है, वो गांव में जाता है, शहर में जाता है, स्कूल कॉलेज जहां जाता, उसको एक क्रांतिकारी के तौर पे देखा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन के नायक के तौर पे देखा जाता है। तो ये था कैसे इसकी भागीदारी को बढ़ाया जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो भागीदारी लेगा वो क्या होगा, एक नायक होगा। तो गांधी जी ने देखिए क्या किया, सीधी कार्रवाई अर्थात सीधा विरोध, बहिष्कार, सरकार का बहिष्कार, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार, उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी पदों का त्याग कर देना, शिक्षक संस्थानों में नहीं जाना, और इसके अलावा विदेशी वस्तुओं की होली जलाना। और ये सारे तरीके कौन से अपनाए गए, अहिंसक आंदोलन। और उसका परिणाम क्या हुआ कि लोग जेल जाकर भी नायक की तरह बाहर निकल के आते हैं और एक आंदोलन को व्यापक एक मास मूवमेंट बना देते हैं गांधी। तो गांधी की स्ट्रैटेजी के आगे यहाँ पर हम देखेंगे सभी की रणनीतियां फेल हो जाती हैं। गांधी ने इस आंदोलन को एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम देखें कि आखिर इस आंदोलन के परिणाम क्या हुए। परिणामों पे जब हम जाते हैं तो हम देखें जो हमारे इस आंदोलन में हमने कार्यक्रम देखे, तो परिणाम भी कुछ लगभग उसी के जैसे मिलते जुलते हैं। जैसे हम यहां देखेंगे कि विधानसभाओं का बहिष्कार किया जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो विधानसभा का बहिष्कार, विधान परिषद के चुनाव, विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी उपाधियों, कई सारे बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में जो थे, हम यहां देखेंगे कि जिन्हें की नोबेल अवार्ड मिला, टैगोर जैसे लोग, कई जिन्हें राय बहादुर की उपाधियां मिली थी, वे भी अपनी उपाधियों का त्याग कर देते हैं, अंग्रेजों का विरोधी बन जाते हैं, उनके सक्रिय समर्थक नहीं रहते। और इसके अलावा यहां हम देखेंगे कि जो नौकरशाह थे वे भी शासकीय नौकरी छोड़ देते हैं। सुभाष चंद्र बोस उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जो कि गांधी जी के इस आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं, अपनी नौकरी छोड़ करके सक्रिय हो जाते हैं। देन इसके अलावा क्या हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कि यहाँ पर राष्ट्रीय संस्थान खुल जाते हैं। कई सारे भारतीय लोगों ने यहाँ पर विद्यापीठ स्थापित किए, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की, जिसमें कि
जो अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज को छोड़ करके विद्यार्थी आए थे वे अब राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में जाने लग गए। देन इसके अलावा यहां हम देखेंगे कि यहां पर न्यायालय, न्यायालय कौन से, उन्होंने कहा ब्रिटिश न्यायालय का बहिष्कार करते हैं और हम अपने निर्णय करेंगे पंच निर्णय से, पंच निर्णय से अर्थात पंचायतों के द्वारा। तो यहां पर राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना भी हम देखते हैं कि वो हो जाती है। और अगर हम देखें कुछ इलाकों में तो करों को भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया कि हम कर बंदी करते हैं, कर भी नहीं देते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे हम देखते हैं कि इसमें परिणाम होते हैं। और जो सबसे बड़ा परिणाम है कि जो पहले राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एक भागीदारी अगर हम देखें तो भागीदारी व्यापक पैमाने पर हो जाती है कि हम इसमें नए वर्गों को देखते हैं जो शामिल होते हैं, महिला है, युवा है, और ऐसे लोग जो घरों में बैठते हैं वो सब निकल के आते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि ये है अहिंसक, अहिंसक आंदोलन। तो जब भी आप कभी भी मुख्य परीक्षा देंगे वहां पर आपने इन बिंदुओं को बहुत वरीयता देनी है, इन बातों को लिखना है कि किसी भी तरीके से अगर आ जाता कि परिणाम क्या हुए, कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे और दीर्घकालिक कारण क्या थे, कब हुआ, कहां हुआ, इसके दो पक्ष बताइए। तो वहां पर आप इन सारी बातों का उल्लेख करेंगे। और जब हम आपको बता रहे थे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी आ रहे हैं जिन्हें कि आप अपनी प्रीलिम्स के एग्जाम में भी आप इस्तेमाल करेंगे। राइट फ्रेंड्स, देन अब आता है, हम पहुंचेंगे कि आखिर इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया। ये एक बहुत ही डिस्प्यूट वाला मुद्दा है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को आखिर वापस क्यों लिया। राइट फ्रेंड्स, तो गांधी जी ने इसको लिया, कीजिएगा, देखिए 5 Feb 1922 एक घटना घट जाती है और वो घटना घटती है देवरिया। उस वक्त था गोरखपुर, वर्तमान का देवरिया जिला, जहां पर की एक चौरी नामक एक स्थान है जहां पे राष्ट्रीय आंदोलन जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, इस दौरान गांधी जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिसके लिए गांधी जी तैयार नहीं थे। उन्होंने यहां पर हिंसा कर दी। एक पुलिस चौकी, एक पुलिस चौकी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया जिसमें कि 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी को ये वो बिंदु लगा कि यही वो पॉइंट है जहां पे हमें इस आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। और वैसे आपको एक और बताऊं कि गांधी की एक रणनीति का एक हिस्सा था कि एक निश्चित समय तक आंदोलन चलता है कोई भी, और अगर वो पीक पे है तभी उसे वापस ले लिया जाए। ऐसा ना हो कि जब वो पूरा उतार पे आ जाए, लोगों का उत्साह खत्म हो जाए, हम तब वापस लें। तो गांधी को यहाँ एक मौका मिला, चौरा चौरी में एक ऐसी घटना घट जाती है जो कि अहिंसक आंदोलन एक हिंसक आंदोलन में बदल जाता है। तो गांधी उसे बेस बनाते हुए 13 अप्रैल को गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कि राष्ट्रीय आंदोलन को जब गांधी वापस ले लेते तो लगता है राष्ट्रीय आंदोलन को एक धक्का। यहां पर गांधी जी के जो समर्थक थे वे कहेंगे कि गांधी जी ने ये बहुत ही गलत कदम उठाया। और इनमें एक बहुत बड़ा नाम मैं यहां कहूंगा, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यहां कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हिमालय हिमालय के किसी गांव में कोई घटना घटती है तो क्या केरल के किसी गांव को सजा देना उचित है। उनकी बात अपनी जगह सही होगी, लेकिन मैं यहां पर गांधी जी की इस स्ट्रैटेजी का हिमायती हूं, मैं कहूंगा, क्योंकि उस वक्त भारत के लोगों के पास उस तरह की रणनीति नहीं थी, उस तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं थे जिसका कि वो अंग्रेजों का सामना कर पाए। ऐसे में जरूरी था कि एक अहिंसक आंदोलन ही चलाया जाए। और यदि मान लीजिए वो जहां पे सिर्फ 22 पुलिसकर्मी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, अगर वो बड़े पैमाने पे फैल जाता पूरे भारत में तो शायद राष्ट्रीय आंदोलन हमेशा के लिए कुचल दिया जाता। और जो 1947 में जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, शायद तो उसे कुछ और देर लगती, कुछ और देर लगती, इस बात को समझिएगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ठीक है, नेहरू जी ने अपनी तरफ से मूल्यांकन किया कि हिमालय के किसी गांव में अगर या किसी एक घटना होती तो उसकी सजा आखिर पूरे भारत को क्यों दी जाए। लेकिन
एक और हैं गांधी जी के फॉलोअर, जो कि गांधी जी के आह्वान पर अपनी नौकरी तक से छोड़ करके आ गए थे और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए थे, और वो हैं आप हम सब के फेवरेट सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमें सिर्फ 1 वर्ष लगता, राइट, 1 वर्ष लगता और भारत आजाद हो जाता। और यह बात गांधी जी ने स्वयं कहा था, अगर हम पूरे इस आंदोलन को 1 वर्ष तक भी कंटिन्यू करते हैं तो हमें राष्ट्रीय आंदोलन को आगे और कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वे कहते हैं कि अगर गांधी जी ने 1 वर्ष और आंदोलन को कंटिन्यू किया होता तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती। तो इन दो लोगों ने एक बड़े पैमाने पर गांधी जी का विरोध किया, और यहां से कुछ नई चीजें निकल के आएंगी। यहां हम देखेंगे इनके साथ शामिल हो जाएंगे CR दास, और यहां पर बनाया जाएगा स्वराज्य पार्टी, और स्वराज पार्टी बनेगी। और जो इस आंदोलन के हम देखेंगे कि कार्यक्रम थे कि विधान परिषद का विरोध करना, लेकिन ये विधान परिषद के चुनाव में शामिल होते हैं और यहां तक कि मध्य प्रांत और बंगाल में मेजोरिटी हासिल करके अपनी सरकार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका रही, गांधी जी की रणनीति इसमें क्या रही। हमने मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को यहाँ पे बात की। तो आप इस सब को रिवाइज कीजिएगा, आपको इसका PDF आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, आप ले सकते हैं उसको, और आप उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगातार देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक पे आपकी एक समझ बनी होगी, आपको ये पता चल गया होगा कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के कौन कौन से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और मेंस में हमें किस तरह से अपने आंसर को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम इतिहास के लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए जरूरी कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी में हमारी एकेडमी जो मदद कर सकती है वो शायद और दूसरे संस्थानों के विषय में मैं नहीं कह सकता, बट हम लोग अपना 100% एफर्ट यहाँ देते हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार बने रहिए, हम फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक में आपके साथ।